अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रियासत और अवाम में खुशामदीद। मैं हूँ मारिया जदून। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर हुकूमत की दायर की गई दरखास्त पर अहम समाअत हुई है। एक जानिब शहबाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने भी शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने की इजाजत देने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस ले ली है। अब सवाल यहाँ यह है कि हुकूमत ने जो अपील वापस ली है, क्या इसमें शहबाज शरीफ को कोई रिलीफ दिया, यह मामला अभी बाकी है, और क्या शहबाज शरीफ का नाम अब ECL से निकलेगा या नहीं। इसके अलावा नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तफाक ना हो सका, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में इसमें आगे क्या डेवलपमेंट हुई है, और इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से इजलास भी हुआ है। इस पर भी आपको हम आज के प्रोग्राम में अपडेट करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, और आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ अदील वड़ाइट, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, प्रोग्राम में मौजूद हैं। अदील, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूंगी। बताइएगा, जो आज अपील वापस ली गई है हुकूमत की जानिब से, क्या हुकूमत कोई रिलीफ देना चाह रही है शहबाज शरीफ साहब को? क्या कोई ढील दे रही है या डील हो गई है? देखें जी, ये तासुर ये सुबह से ये दिया जा रहा था कि शायद मामलात तय पा गए हैं हुकूमत के और शहबाज शरीफ के। वहाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने लाहौर हाई कोर्ट में वापस ली अपनी दरख्वास्त, और यहाँ पर उन्होंने हुकूमत ने जो अपील में आई थी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उन्होंने वापस ले ली। तो जी मामलात तय पा गए। पहली बात तो ये है कि जो अदालत का हुक्मनामा जारी हुआ है, जो रिटन फैसला आया है, इसमें यह नहीं कहा गया कि हुकूमत अपनी पिटीशन वापस ले रही है, बल्कि इस फैसले की जो आखिरी सतर है उसमें यह कहा गया है कि यह पिटीशन निमटा दी गई है। वो निमटाई किन ग्राउंड्स पे गई है वो भी बड़ी अहम बात है, लेकिन जो बड़ी खबर यह है कि जो स्पीडी जस्टिस वाला मामला है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने सवालात उठाए, और वो सवालात भी आपके सामने मैं रखता हूं, वो बड़े अहम सवालात हैं। और जो ये कहा जाता है आमतौर पे अदालतों के हवाले से, आम बंदा तो बात करे, जाहिर है तौहीन अदालत हो जाती है, तो आज अदालत ने ये सवालात उठाए और फैसले में ये लिखा गया है कि जो रिकॉर्ड है इस केस से मुतल्लिक, जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब ने आज कुछ रिकॉर्ड दिया भी, उन्होंने कहा कंप्लीट रिकॉर्ड लेकर आए, फाइल पर रखें इसको, ताकि हम इसका जायजा ले सकें। यानी शहबाज शरीफ साहब वाला ब्लैक लिस्ट वाला मामला जो है, वो चूंकि खुद उसको विड्रॉ कर चुके हैं, मामला ECL में जा चुका है, लेकिन ये जो मामला है रिकॉर्ड वाला मामला खत्म नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले पे जो फौरी समाअत की फैसला सुनाया, वो मामला खत्म नहीं हुआ। इस फैसले में क्या कहा गया? फैसले में यह कहा गया, तहरीरी फैसले में, कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह पिटीशन ऑब्जर्वेशंस के साथ निपटाई जाए, ना कि उन्होंने यह कहा कि जी हम वापस लेते हैं। एक चीज ये वाजे हो गई। फिर इसमें कहा गया कि आजम नजीर तारड़ साहब ने अंडरटेकिंग दी है कि वो तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसमें ना तो कोई दिलचस्पी रखते हैं, ना ही किसी फोरम पर लाहौर हाई कोर्ट वाले फैसले की रोशनी में जाकर तौहीन अदालत दायर करेंगे। ये कंसर्न दूर कर दिया, अंडरटेकिंग आ गई, एक प्रोटेक्शन मिल गई हुकूमत को। फिर इसमें यह कहा गया है कि इसमें कोई लाइव इशू चूंकि नहीं है, रिट पिटीशन वापस हो चुकी है। ठीक है। 24 मई का अबूरी हुक्म जो है वो अदालती नजीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, जो लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था 24 तारीख को वापस जाने वाला जी, और जिसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है शहबाज शरीफ ने वापस तो ले ली है दरखास्त, लेकिन वो तौहीन अदालत वाली इनके पास वो एक रहेगा ऑप्शन, वो कर सकते, उनके पास इख्तियार है, मजाज है वो। पैराग्राफ नंबर जो 6 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 25 मई को जो मटेरियल तलब किया गया था जायजे के लिए, रजिस्ट्रार जो हैं वो जो मौजूद हैं, उन्हें हिदायत की गई है कि हाई कोर्ट का मुकम्मल रिकॉर्ड फाइल पर लाया जाए जायजे के लिए। और फिर सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो था एहतसाब अदालतों से मुतल्लिक था। एहतसाब अदालतों से मुतल्लिक भी आज फिर उनको बताया गया कि चूंकि उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो हाई कोर्ट्स ने करनी होती है, जो जज साहिबान की, तो उसमें अदालत को उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अपॉइंटमेंट्स के लिए नाम भिजवा दिए गए हैं। लेकिन मैं यहां जो रिमार्क्स थे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के, जब रजिस्ट्रार ने ये बताया, पहले तो एजाजुल एहसन साहब ने ये पूछा ना रिकॉर्ड पेश करने पे,
उन्होंने कहा क्या शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ है या खास तौर पर? ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं। और जस्टिस एजाजुल एहसन मैं आपको बताऊं कि बहुत ही काबिल तरीन जो जजेस हैं ना, उनमें उनका नाम शुमार होता है। बड़े बड़े केसेस में जब ये बैठते हैं ना, ऐसे नुक्ते ये उठाते हैं कि बड़े से बड़ा वकील भी जो है वो जवाब नहीं दे पाता। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के सवाल पर जब रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने ये कहा कि दरख्वास्त एतराज के लिए मुकर्रर हुई थी और फैसला हुआ कि एतराज पर फैसला दरख्वास्त के साथ ही होगा। जुम्मे को 9:30 बजे एतराज लगता है, 11:30 बजे यह समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब कहते हैं कि इसमें तो हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए हैं, और यह भी बताएं कि एक साल में कितने मुकदमात की जुम्मे को 12 बजे समाअत हुई है। यह भी बताया जाए कि कितने मुकदमात में एक तरफा रिलीफ दिया गया। तो इसमें फिर यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है। क्या इस तरह का अमूमी हुक्म जारी हो सकता है? मतलब यही नहीं पता था कि कोई ब्लैक लिस्ट है, कोई और लिस्ट है, कोई ईसीएल है, जैसा लाहौर हाई कोर्ट एक अमूमी नौयत का। ये वो सवालात हैं। अगरचे ये केस का एक पहलू आज निमट चुका है, मगर इसमें जो पैराग्राफ नंबर 6 है, ये एक बहुत अहम चीज है। मामला खत्म नहीं हुआ। जो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से कुछ लोग भी कहा करते हैं कि जी ये देखें शरीफ खानदान जाता है लेकिन आज अदालत ने ये कहा है, ये किसी आम शख्स ने नहीं कहा। उन जज साहब ने कहा है जो खुद लाहौर हाई कोर्ट में सर्व कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस में उनका शुमार होता है, और उनका ये फैसला जो है ये आने वाले दिनों में इस पे, यानी ये मामला खत्म नहीं हुआ बल्कि इस पर बात होती नजर आ रही है। एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, जिस तरह से भी आपने कहा कि पिटीशन अभी वापस नहीं ली गई है, ये सिर्फ अब ये कहा गया है कि ऑब्जर्वेशंस के तहत इसको निपटाया जाए। देखें, राइट जी देखें, पिटीशन वापस तो नहीं हुई जो खुद कह रही है कि अब ये क्या, अब ये क्यों ये तासुर हुआ? देखें, इसमें अदालत कोई फैसला देती, इसमें जाहिर है वो या हुकूमत के लिए फायदामंद होता या वो शहबाज शरीफ के लिए होता। तो चूंकि उन्होंने विड्रॉ कर लिया हुआ था वहां से, ठीक है, यहां पर वो इशू अब जिंदा नहीं रहा। ये इशू क्योंकि नाम ईसीएल में चला गया। ईसीएल के मामले पे नाम मौजूद है, हुकूमत नहीं निकालेगी अनलेस के कोई आला अदालत का इसमें कोई फैसला ना आ जाए। लेकिन अब ये फैसला जब लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे तो ये ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हैं। तहरीरी फैसले में 6 नंबर पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट चीज उठा दी गई है। तो अब ईसीएल से भी शहबाज शरीफ साहब का नाम निकलता नजर नहीं आ रहा। तो जो ये कह रहे हैं हुकूमत के और शहबाज शरीफ के मामलात इस मामले में तय हो गए, ये बिल्कुल गलत बात है। ना तो हुकूमत ने ये वापस ली है और ना मामला तय हुए हैं। इसी पर अजद सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। ऐसा भी आपने प्रोग्राम को टाइम दिया, जिस तरह से अदील भी बात कर रहे थे कि ये पिटीशन अभी वापस नहीं ली गई है, अभी इस पर कहा गया है कि ऑब्जर्वेशंस के तहत इस मामले को निपटाया जाए। आपको क्या लग रहा है, आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? लीगल इंप्लीकेशंस क्या हैं? जी सामने आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा देखिए, मैं एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर जो समझने वाली है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब दरखास्त दायर की गई थी और उसमें वन टाइम परमिशन उन्हें मिली थी, ब्लैक लिस्ट में नाम मौजूद था, और वो पिटीशन उन्होंने वापस ले ली थी लाहौर हाई कोर्ट। जब लाहौर हाई कोर्ट से मामला वापस ले लिया तो लिस्ट कोई रहा नहीं, उसमें जितने ऑर्डर्स थे वो ऑर्डर सारे विड्रॉ हो गए थे। लेकिन उसमें एक कंफ्यूजन ये थी कि वो एक इंटरम ऑर्डर था, दैट इंटरम ऑर्डर वाज इन द नेचर ऑफ ए फाइनल ऑर्डर। अब उनमें कंटेम्प्ट की दरखास्त दायर की थी, कंटेम्प्ट की दरखास्त भी नहीं समाअत के लिए मुकर्रर हुई। इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट ने ये मामला चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर आजम नजीर तारा ने जो मेरी इत्तलात आई है, उन्होंने कह दिया कि हम कंटेम्प्ट की पिटीशन पे कोई नहीं आएंगे, क्योंकि वजह वो ऑर्डर इन फील्ड नहीं है। और इसी बुनियाद के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने वापस ले ली। जब ऑर्डर ही कोई नहीं है और वैसे भी अगर देखा जाए ब्लैक लिस्ट की हद तक तो मामला, या पीएनआईएल की लिस्ट की हद तक तो मामला खत्म हो गया, लेकिन शहबाज शरीफ का नाम तो इस वक्त ईसीएल के अंदर है। अब ईसीएल के अंदर जब तक वो नए सिरे से पिटीशन कोई दायर नहीं करते या कोई परमिशन के लिए जाते, उसी तरीके से जिस तरह से नवाज शरीफ ने पहले दरखास्त दी थी वफाकी हुकूमत को और काबीना की ज़ेली कमेटी के सामने मामला गया, काबीना ने मामला देखा और सर्टेन कंडीशंस या राइडर लगाए थे, तो दो ही हल हैं। एक तो या तो तरीकाकार होगा लाहौर हाई कोर्ट में जैसे 2019 के अंदर
शहबाज शरीफ ने पहले जो अपना नाम उनका ईसीएल में लिखा था उसको चैलेंज किया था, या दूसरा तरीका है कि गवर्नमेंट के पास दोबारा वो जाएं और परमिशन मांगे। ये दो हाल है इसका। इस तरीके से नाम ईसीएल से निकल सकता है, या तो शहबाज शरीफ साहब खुद जाएं, या देखिए बुनियादी तौर पर जो बात समझने वाली है वो ये है, बड़ा सिंपल सा बेउट है कि नाम ना ब्लैक लिस्ट के अंदर है इस वक्त, ना ही पीएनएल लिस्ट एक महीने के लिए होती है। अब चूंकि नाम है ईसीएल के अंदर, और जब ये ऑर्डर लाहौर हाईकोर्ट ने पास भी किया था तो उस वक्त ईसीएल में नाम नहीं था। अब ईसीएल में नाम उनका आ चुका है। जब ईसीएल में नाम आपका अवेलेबल है, जब ईसीएल के अंदर नाम है, तो जब तक आप उसको या तो चैलेंज नहीं करते उस मेमोरेंडम को, या हुकूमत पाकिस्तान से, फेडरल गवर्नमेंट से आर्टिकल 90 और 91 के तहत काबीना के पास मामला नहीं जाता, काबीना इसकी इजाजत नहीं देती उन्हें जाने की, तब तक शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। इस वक्त यानी इस वक्त वो किसी तरह से भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकते जब तक या तो अदालत डिक्लेयर करे या उन्हें इजाजत ना मिले। अदर साहब ये बताइएगा कि ये जो तासुर है, अब ये रिटर्न ऑर्डर भी मैंने पढ़ के सुनाया है, आपको कोई लग रहा है कि कोई जिस तरह जी मामला तय पा गए, मामला कैसे तय पा गए, इसमें आप क्या समझते हैं कि इसमें बैकफुट पर कौन गया है? मेरे ख्याल में तो हुकूमत ने इसमें गेन इस तरह किया है कि वहां से शहबाज शरीफ मजबूर हुए दरख्वास्त वापस लेने के हवाले से, और यहां पर मामला आकर एक हद तक जो है वो नजर आता है कि जी ये मामला यहां खत्म हो गया, क्योंकि वो ब्लैकलिस्ट वाला मामला खत्म हो गया। लेकिन वो जो नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, इस पे आप क्या कहेंगे? अजहर साहब आपको आवाज आ रही है? अजहर साहब का मैं जी सर कंटिन्यू करें। जी, वफाकी हुकूमत की कामयाबी तो इसलिए इसमें यह है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में मामला ये दायर किया, पता लग गया उन्हें कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, तो शहबाज शरीफ ने गनीमत जानी कि लाहौर हाईकोर्ट में वो दरखास्त देकर बजाय ये हेयरिंग होके उनके लिए कई मसाइल पैदा होते हैं, उन्होंने फौरी तौर पर अपना वहां से वो दरखास्त वापस ले ली। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा कि बड़ा सीरियस नोट लिया है, और ये भी हकायक की बात है कि सेम डे दरखास्त पे अगर एतराज भी लगा हो, एतराज दूर होना हो, तो सेम डे, तो इस तरह हम तो बड़ा शादो नाजरी कोई केस ऐसा होगा जो देखा है, और वो भी संडे वाले दिन। ये रजिस्ट्रार ऑफिस ने बहुत तेजी दिखाई थी, ये तो रिकॉर्ड की बात हमें भी पता है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, चीफ जस्टिस के पास दरखास्त जानी है, चीफ जस्टिस ने इजाजत देनी है, तो ये 2 घंटे के अंदर काम तो नहीं हो सकता था। ये उसी तरह ही काम हुआ है कि इस तरह एक मरियम नवाज जब अपनी जमानत लेने के लिए आई थी, तो चीफ जस्टिस की कोर्ट में जाकर उसी वक्त पेश हो गई थी, उसी वक्त इजाजत मिली। और हमारे यहाँ तो लाहौर हाईकोर्ट के हवाले से आपको पता है कि पहले भी एक मिसाल आपके पास मौजूद है कि हमजा शरीफ की जमानत और उन्होंने हफ्ते वाले दिन दी थी। तो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर एक इंसाफ का जो एक निजाम है ना, वो डिस्पैरिटी तो वाज़ेह तौर पर नजर आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक्शन लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के अब ऑर्डर के अंदर जो चीजें सारी क्लियर आ गई है, तो अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। और ये प्रेसिडेंट के तौर पर भी सेट नहीं होना, यानी आइंदा ऐसा नहीं होना कि दरखास्त देंगे फौरन आपको बाहर मिल जाएंगे। उसका तरीका होगा, नोटिस करना होगा, सुनना होगा, और उसके बाद इजाजत मिलेगी। अब मैं नहीं समझता ये वफाकी हुकूमत की, एक तो बड़ी वाज़ेह क्लियर कर दूं कि वफाकी हुकूमत की जीत है, जैसे अब्दील कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यानी कॉम्प्रोमाइज किस बात का? जी अदील, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से भी कहा कि या तो हुकूमत नाम ईसीएल से निकाले, तो क्या अब हुकूमत शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने की स्ट्रैटेजी की तरफ जा सकती है? देखें, हुकूमत क्यों निकालेगी शहबाज शरीफ का नाम? हुकूमत ने तो ये नाम ईसीएल में डाला इसलिए, ये इससे पहले नैब की जिम्मेदारी थी, नैब को समरी भिजवानी चाहिए थी, नैब ने वो नहीं भिजवाई। जब ये उनका ब्लैक लिस्ट से नाम निकलने का ऑर्डर आ गया, उसके बाद फिर नैब को ख्याल आया, नैब ने उसके बाद समरी भिजवाई, उसके बाद ये ईद के दिनों में और उसके बाद छुट्टियां खत्म होने के बाद नाम ईसीएल में डाल दिया गया। नवाज शरीफ बाहर गए, जिस तरह सिस्टम को एक धोखा दिया गया, बाद में पता चला कि जी वो टेस्ट की जो रिपोर्टें हैं वो सैंपल्स में घपले किए गए, तो वो हुकूमत अभी उसी तकलीफ से बाहर नहीं निकली कि उनके नैरेटिव को एक बहुत बड़ा दचका लगा। कोई ये ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं था कि नवाज शरीफ कैसे बाहर चले गए हैं। और अब शहबाज शरीफ के मामले पे जो है वो हुकूमत किसी तौर पर तैयार नजर नहीं आती कि नाम ईसीएल से निकाले। उसकी वजह यह है, उनका बयानिया क्या है, दो तो उनके साबिक हुक्मरानों से मुतल्लिक सारा फोकस ही उनके ऊपर है कि जी इन्होंने करप्शन की है, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, बाहर नहीं जाने देंगे। शहबाज शरीफ भी बाहर चले जाते हैं तो
उनके बयानिए के लेकिन पल्ले क्या रह जाता है? मामूद के साथ अब यास्मीन राशिद ने खुद सारी रिपोर्ट्स देखी और वो खुद उन्होंने कहा कि ही इज इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन। बस ये आज तक इन सवालों का जवाब जो है वो कहीं से भी नहीं आ सका। अदालत कहती है, हुकूमत ने किया, हुकूमत कहती है हमें पता नहीं है, तो कोई भी मानने को जो है वो तैयार नहीं है। अच्छा अजहर साहब, ये तमाम तो सारी लीगल इम्प्लीकेशन उस लीगल टर्म्स पे था, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? आज का जो पूरा मामला है उस सबको देखते हुए शहबाज शरीफ के ऊपर वो जो केस था उसकी हुकूमत ने जो अपील वापस ले ली है। देखिए, अब एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, सियासी तौर पर भी शहबाज शरीफ के लिए, मुस्लिम नून के लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए, क्योंकि उनका बयानिया अगर वो चलाना चाहते थे तो तीन चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाने की गारंटी दी थी, छोटी दी थी 50 रुपीज के 50 स्टैम्प रुपए के स्टैम्प पेपर पे, और आपको पता है, और इस जब अभी भी इजाजत दी लाहौर हाई कोर्ट ने तो कोई छोटी या गारंटी नहीं रखी, तो फैसला तो एरोनियस इस कॉन्टेक्स्ट में था ही था। दूसरा जो बयानिया, अगर मिसाल के तौर पर अगर शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं मेडिकल ग्राउंड पे जाना चाहता हूं, तो लाहौर हाई कोर्ट के पहले सिंगल जज ने, जस्टिस असद जावेद गुराल ने डिसमिस की थी, फिर 3 रुकनी बेंच जो बना था रेफरी जज के तौर पर, उन्होंने भी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर शहबाज शरीफ की जमानत मुस्तरद की थी। तो मेडिकल बुनियाद के ऊपर भी शहबाज शरीफ उनसे बाहर नहीं जा सकेंगे। अब तीसरा जो अगर वो बेस बना रहे हैं कि निकल के बयानिए में हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो ज्यादती तो अब सारी मामला तो अदालतों में मामला है। अदालतों ने अगर सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले को देखकर बड़े क्लैरिटी के साथ जब वो क्लियर कर दी है, और अब इनके लिए इतना आसान काम मुझे तो नजर नहीं आता है, इन्हें फिर तरला करने के लिए, भीख मांगने के लिए, यानी कि शहबाज शरीफ साहब बाहर नहीं जा सकते हैं, दरखास्त देनी होगी। शहबाज शरीफ साहब बाहर नहीं जा सकते। अदील, अगर यही मैं क्वेश्चन इसी को आगे आपकी तरफ लेकर आऊं, शहबाज शरीफ साहब बाहर अगर नहीं जा सकते, आपने भी कहा हुकूमत नहीं नाम निकालेगी ECL से, तो जो शहबाज शरीफ साहब बाहर जाकर अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब को समझाना चाह रहे थे, उसमें क्या होगा? वो मामलात किस तरह से तय पाएंगे? बयानिया क्या होगा? इस सब पे किस देखिए, मेरा ख्याल है अब उनके बाहर जाए बगैर ये कम्युनिकेशन तो हुई है, और शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए मतलब वो तमाम वो बातें कर डाली जो उन्होंने बरतानिया जाके करनी थी, और उन्होंने कहा कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा, मुल्की मफाद पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, और मुझे अपने भाई के पांव भी पड़ना पड़ा तो उनको मनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो शहबाज शरीफ जो हैं, अभी पार्टी के अंदर एक बड़ी रिजेंटमेंट है। पार्टी के अंदर रिजेंटमेंट क्या है? नवाज शरीफ को मशवरे वो लोग दे रहे हैं जो ना तो सेनेटर हैं, ना उनके पास कोई नशिस्त है, ना वो MNA है, और रिजेंटमेंट किन लोगों में है? जो अपने बलबोते पर अपने हलकों के तगड़े लोग जीत कर आते हैं, वो कह रहे हैं जी आपके बयानिए की वजह से हमारी सारी सियासत जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो नवाज शरीफ के ऊपर पार्टी के अंदर से भी प्रेशर है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब ऐसी इतलात आ रही हैं कि कुछ वक्त शहबाज शरीफ को दिया जाएगा कि आप अपना बयानिया जो है वो चलाकर देख लें, इसके नताइज देख लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इतनी पेशेंस नहीं है, ना ही मरियम साहिबा की और ना ही नवाज शरीफ साहब की, कि इस मामले में वो बहुत ज्यादा उन्हें कोई ढील दे दें या कोई छूट दे दें। बहरहाल अभी तक ये नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो मुतहरिक होने की कोशिशें जो कर रहे हैं, ये उसी के पेश नजर हो रहा है। नाज़रीन, इसी बात को ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। क्या नवीफ और मरियम नवाज शहबाज शरीफ साहब को इतनी स्पेस देंगे कि उनका बयानिया आगे चल सके? और इसके अलावा जो पार्टी के अपने अंदर जो भी हम एक गैप देख रहे हैं, क्या वो मुफाहमत के साथ हल करने की कोशिश की जा रही है? नहीं। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी आज जो हुकूमत ने अपील वापस ली है शहबाज शरीफ के केस में, उस हवाले से अजहर साहब बताइएगा, जिस तरह से बात कंटिन्यू थी वहीं से ये कंटिन्यू करते हैं। नवाज शरीफ साहब के गारंटर बने थे शहबाज शरीफ साहब, जब नवाज शरीफ साहब 4 हफ्तों की 2019 में गए थे बाहर, उसका किस तरह से फॉलो अप होगा? उस केस का क्या बना? बड़ा क्रेडिट जाता है आपको, अभी तक बाकी चैनल से ये सवाल पूछ ना सके, आपने बड़ी हिम्मत दिखाई और आपने रियलिटीज पे बात की है। देखिए, नवंबर 2019 को 4 हफ्ते की इजाजत मिली थी मुल्क से बाहर जाने की, पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स दाखिल करनी थी, और मार्च 2020 में ये केस फिक्स होना था। बिल्कुल। अब ये लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का यह निजाम कैसा है, आप यहीं से अंदाजा लगाते हैं। आज हम जून 2021 में बैठे हुए हैं, वो केस दोबारा लगा नहीं।
मैंने कोशिश की फाइल पे देखने की कि मेडिकल की पीरियोडिक रिपोर्ट्स मैं देख सकूं, वो रिकॉर्ड पे है नहीं। तो ये तो अब लाहौर हाईकोर्ट के निजाम को ये चाहिए था कि लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को चाहिए था ये केस फौरी फिक्स करे। दूसरी तरफ देखा जाए तो नैब को भी चाहिए था कि एक दरखास्त देते इस सारे मामले में और बाकायदा इस केस को फिक्स करवाते। जैसे एक मिसाल और मौजूद है राणा सनाउल्लाह के हवाले से, उन्होंने भी बेल बिफोर अरेस्ट जब दरखास्त ली तो उसके बाद वो केस ही नहीं लगता था उनका। नैब ने दरखास्तें देखकर वो केस फिक्स कराया था, ये रिकॉर्ड की बात है। अब यहाँ पर बड़ा वादे तौर पर देखे तो गारंटी और छोटी दी थी शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ पाबंद थे मेडिकल रिपोर्ट्स, पीरियोडिक रिपोर्ट्स लाने का। वो कोई ऐसी चीज नहीं, आपको याद होगा कि हमारा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो राइट टाइम पे राइट आपको जॉब कर रही है। नवाज शरीफ की जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी 8 हफ्ते की, आपको पता है 8 हफ्तों की जब जमानत दी थी तो 8 हफ्तों की जमानत देने के बाद हुकूमत पंजाब के पास मामला भिजवा दिया था। हुकूमत पंजाब ने 401 सेक्शन के तहत एक टाइम थोड़ा सा एक लगाया, जमानत मनसूख कर दी हुई है। नवाज शरीफ की जमानत मनसूख हो चुकी है, लेकिन उस मनसूखी के हवाले से अदालत अपने तय कह रही है, अदालत ने एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन हमें अपनी जो एम्बेसी है, जो हाई कमीशन है इंग्लैंड में, उन्हें थोड़ा सा एक्टिवेट करने की जरूरत है कि ये चीजें सारी रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएं। और ये जो मसाइल नजर आ रहे हैं, जो लोगों को इंसाफ का दोहरा निजाम नजर आ रहा है ना, वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और एक बात जो आपने पहले सवाल रहा कि अगर इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा अर्ज करता चलूं आपको, वो हकायक किस तरह है कि पूरी प्लानिंग के साथ, जो मैनेजमेंट के साथ इन्होंने काम किया। 24 अप्रैल को शहबाज शरीफ की आपको पता है जमानत, इन्होंने 6 मई तक केस ही नहीं लगवाया और कंफर्म टिकट बुक करने के बाद 6 मई को दरखास्त दी, 7 को एतराज लगा और 7 ही को भागने की कोशिश की उन्होंने। चले वो तो PNI लिस्ट के अंदर था, लेकिन असल बात थी इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, इन्हें क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं। ये कतर क्या जा रहे थे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कुछ लोगों से, जैसे नवाज शरीफ आपको पता है जब इंग्लैंड से पाकिस्तान आए थे अपनी सजा पूरी करने के लिए, पाबंदी की सजा पूरी करनी है, वो आकर लैंड किए थे अबू धाबी या दुबई में लैंड किए थे। 7 घंटे वो जहाज उस वक्त आपको पता है लेट किया गया, मिन्नतें तरले करते रहे उस वक्त वहां के सलमान जो हुक्मरान है उनसे कि किसी तरह से वो मिल के ऐसे हालात और वाकयात बनाए जाएं और पूरी प्लानिंग की जाए। लेकिन वहां भी उनको हालात और वाकयात ऐसे बने का रास्ता नहीं बन सका। जहां भी उन्होंने पूरी एक प्लानिंग के साथ जब नवाज शरीफ जमानत नमाज पढ़ने गए ईद की, तो वहां पर बाकायदा बताया गया मोहम्मद बिन सलमान के कजन मिले हैं। उसके बाद फिर खबर ये चलाई गई कि शहबाज शरीफ होंगे वजीर आजम, अपना निसार अली खान साहब होंगे वजीर आला पंजाब। खबर चलवाने के बाद फिर बाकायदा शहबाज शरीफ से मुलाकात करवा दी गई। तो ये जो मिन्नतें तरले करने के हवाले से, डीले लेने के हवाले से कोशिशें करते फिर रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा। इमरान खान की गवर्नमेंट कोई रास्ता नहीं दे रही। अब वो कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करके उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं कि आपके सामने इकोनॉमी बेहतर होगी, चीजें सारी काफी ट्रैक पे आ चुकी। अदर साहब ये बताइए कि अदालती मामलात पे कुछ दोबारा बात करना चाह रहा हूँ। ये जो पैराग्राफ नंबर 6 में ये मामला ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से ये कितनी अहम बात है? ये जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इसको फैसले का हिस्सा बना दिया है कि रिकॉर्ड सारा लेकर आए, हम इसको एग्जामिन करेंगे। ये मामला ख़त्म नहीं होता नजर आ रहा। क्या मुस्तकबिल में इसके असरात नजर आएंगे? ये जो फौरी इतना स्पीडी जो एक जस्टिस और उसी दिन ही इतराज लगना, उसी दिन ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाना, उसी दिन कोई रिलीफ मिल जाना, इसके क्या असरात क्या आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, जो एक दोहरा है इंसाफ का निजाम है ना, वो अवाम बहुत परेशान है। अवाम अगर पब्लिक वॉइस देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, इससे पहले आपको याद होगा जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने भी छुट्टियों के हवाले से एक रिमार्क्स दिए थे। तो ये कंसर्न बहुत ज्यादा है हमारी अदालत और बड़ा रेलेवेंट कंसर्न है। यानी आम बात, यानी मेरी कोई दरखास्त लगानी हो तो मिसाल के तो मेरे को 1000 केसों में से सेम डे केस को लगा को 2-3 लग जाएंगे 1000 केसों में से। ये जो खास तौर पर जो दूसरा जो बात है ना, जस्टिस एजाजुल हसन लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा एक वक्त गुजारा है, वो यहाँ के सारे सिस्टम को समझते हैं। फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं, तो ये सारा निजाम केस फिक्सेशन का, केस फिक्स कैसे होता है आपको याद होगा रिमार्क्स में कि चीफ जस्टिस के पास फाइल जाती है और अप्रूव होती है। तो उन्होंने पैरा नंबर 6 के चीजें रखी है, वो ओपन इसलिए रखी है रजिस्ट्रार को भी जवाब देना है, यानी कि आपको सिस्टम चलाना है बड़ा वाज़ेह तौर पर, यानी आपको इंसाफ होता नहीं
तो भी नजर आए और हम आदमी के लिए दिखता नजर आ जाए। मैं तो समझता था कि इसमें पैरामीटर्स बड़े वादे तौर पर तय होने चाहिए थे कि इस तरह का अगर कोई केस आए तो क्या करना है, नोटिस देना है, नोटिस देने के बाद दूसरे फरीक की बात सुननी है। ये तो आप खुद सोचे ना कि वो जो रिलीफ लेने आए थे मुकम्मल रिलीफ तो दे दिया आपको, यानी ब्लैक लिस्ट में तो नाम ज्यादा से ज्यादा चंद अरसे के लिए होता है, PNA लिस्ट में भी चंद अरसे के लिए होता है। लेकिन अजहर साहब आने वाले वक्त में लाहौर हाई कोर्ट में ये जो शरीफ खानदान रुजू करता है, क्या इस पे असर पड़ेगा इस फैसले का? अच्छा, एक और असर आप देख लें, ख्वाजा आसिफ की जमानत की दरखास्त लगी जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस असद जावेद गुराल के पास। आजम नजीर तारड़ और सारे पेश हुए तो असद जावेद गुराल ने कहा कि आप अदालतों के बाहर जाकर अदालतों के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने केस सुनने से माजरत कर ली और जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि अदालतों के बाहर बात करते हैं और रिलीफ हमसे लेने आ जाते हैं। तो ये तो अगर देखा जाए क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होगा, राइटली क्रिटिसिज्म है। देखिए ये पब्लिक वॉइस है कि हमें आप जो इंसाफ देना है, जो पैमाना है वो बराबरी का पैमाना होना चाहिए आम आदमी के साथ भी। और खासतौर पर एक और देखे बात बड़ी वाज़ेह है, वो जब इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक में अदील, आपको पता है, एक किरदार अदा किया, तो उस पास जुडिशरी थी, बड़ी बैलेंस जुडिशरी थी, बड़ी कमाल की जुडिशरी थी। लेकिन जब आपको याद है 104 जजेस निकाल दिए गए थे, 104 जजेस निकालने के बाद वो एक अलग बात है, वो PCO के तहत मैं उन कहानियों में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मुझे बहुत कुछ सच पता है, किसी से बताऊंगा कि ये पूरी प्री प्लान मूवमेंट थी, क्या प्लान था इनका, क्या करना था। नवाज शरीफ किस तरह इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में मिलके जहां अदलिया के अंदर क्या कुछ करना चाहते थे, ये हालात और वाकयात कुछ तो बता रहे हैं। और फिर जो जजेस की भर्तियां की गई उस वक्त, और ये तारीख बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने जब भी जजेस भर्ती की उनके दौर में वो जजेस निकल गए, अल जहाद ट्रस्ट में निकल गए या अशरफ अफरीदी या बाकी केसों के अंदर वो निकल गए। लेकिन इन्होंने जजेस, इनके दौर में जब भी जजेस लगाए गए और जजेस वो बाकायदा मौजूद रहे, और ये हमेशा जहां जजेस इनके खिलाफ जाने लगे, आपके सामने शहजाद अली शाह की मिसाल मौजूद है, आपके सामने साबका चीफ जस्टिस मियां जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जितना इंसाफ उस दौर में हुआ है वो तारीख की बात है, रिकॉर्ड में नहीं हुआ। तो ये मेरा जहां तक ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट में अब जो बातें आएंगी शायद मोहतात वो चलेगी, और ये इस तरह का जो एक जो ये हालात बन गए हैं, जो एक विजन से सामने आ गए, जो चीजें क्लैरिटी के साथ सामने आ चुकी हुई हैं, वो शायद बैकफुट पे चीजें जाएं। और अजहर साहब ये बताएं कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इतने अहम रिमार्क्स जो हैं वो दिए भी, उनको फैसले का हिस्सा भी बनाया। जस्टिस एजाजुल एहसन लाहौर हाई कोर्ट के मामलात को बखूबी समझते हैं, ज़ाहिर है वहाँ के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। ये आज तक किसी ने सवाल उठाने का सोचा ही नहीं। ये मैं समझता हूँ कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने, ये इस वक्त की जरूरत थी, ये जो इस तरह के जो प्रोसीजरल, ये जो ऐसे ग्रे एरियाज थे, जो कोई लोग बात करते थे, लेकिन ज़ाहिर अदालत को तो नहीं कोई बात कर सकता। अच्छा, देखिए ये बड़ा क्रेडिट जाता है, ये साबित कर रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन इंसाफ देना चाहते हैं, और इंसाफ बराबरी की सतह पर देना चाहते हैं, और ये बराबरी की सतह पर इंसाफ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे यहाँ बार काउंसिल में जो सियासत हो रही है, बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल जो सियासत कर रही है इस वक्त, हर मामले में अपनी टांग उड़ा रही है, सियासी मामलों के मामलात में उनका कोई कंसर्न नहीं है। और ये बार काउंसिल किसी हद तक हमारे हाई कोर्ट, हमारे कोर्टों के निजाम में भी इन्फ्लुएंस होती है। जो बार काउंसिल के मेंबर हैं, उनके केस फिक्सेशन के हवाले से, उनकी केस हियरिंग के हवाले से डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रही है। और मैं बड़ा होशो हवास से ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर इंसाफ का एक निजाम जो है ना, कि ये बार काउंसिल का काम है कि निजाम को ठीक करना, ये नहीं है कि सिर्फ आप ये तो सियासी मामलात में आ जाती हैं, ये तो सदारती रेफरेंस आता है उसमें आ जाती हैं। ये तो चीफ जस्टिस साहब ने एक दिन कह दिया था कि ये मामला आपसे इसका क्या ताल्लुक है। ये तो रीत बन गई है कि बार काउंसिल जो है हर जगह आ रही है। आप देखें ना, असद तूर वाले मामले में पाकिस्तान बार काउंसिल का क्या ताल्लुक, पाकिस्तान बार काउंसिल का क्या कंसर्न है। जैसे इससे पहले को बता दें, कराची के अंदर शातें हुई हैं सहाफियों के साथ, वहां पाकिस्तान बार काउंसिल का सोई हुई थी, पाकिस्तान बार काउंसिल ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर यही नहीं है, आप अंदाजा लगा लें कि मामला था मोहसिन अली वजीर की जमानत का, अली वजीर की जमानत की पेंडेंसी के दौरान जब जजमेंट रिजर्व थी, वहां भी पाकिस्तान बार काउंसिल ने ब्रेक का टाइम है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया है। और नाजरीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद नाजरीन हम बात करेंगे हुकूमत
और इलेक्शन कमीशन का आपस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तफाक क्यों ना हो सका? इलेक्शन कमीशन में जो इजलास हुआ है उसमें क्या खबरें सामने आई हैं, क्या डेवलपमेंट हुई है? ब्रेक के बाद अदील से खबर लेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इस वक्त इत्तफाक नहीं कर पा रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। आज इलेक्शन कमीशन में 2 इजलास हुए हैं इसी के ऊपर। अदील, क्या अपडेट्स हैं इंटरनेट वोटिंग के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से? क्या डेवलपमेंट उस इजलास में देखी गई है? जी, ये 2 इजलास थे बुनियादी तौर पे। एक इंटरनेट वोटिंग से मुतल्लिक था और एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मुतल्लिक था। जो इंटरनेट वोटिंग से मुतल्लिक इजलास है, जो तकरीबन 80 से 85 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक़ राय दही के हवाले से है, उसमें स्पेनिश फर्म जो जिसकी खिदमात ली गई थी ऑडिट के लिए, उसने ब्रीफिंग दी है। ज़राए ये बताते हैं, अगरचे इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि उसमें ब्रीफिंग दी गई है और उसमें बताया गया है कि किन किन ममालिक से तकाबली जायजा लिया गया, लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि 11 में से 7 पॉइंट्स ऐसे हैं, उस स्पेनिश फर्म ने ये करार दिया है कि जो पैरामीटर्स हैं, जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो 11 स्टैंडर्ड्स, उनमें से 7 पर ये पूरा नहीं उतरती जो नादरा ने सिस्टम तैयार किया था। अच्छा। इन 7 को रिप्लेस करना होगा और इसमें एस्टोनिया की और मैक्सिको की मिसाल दी गई, उसके साथ कंपैरिजन किया गया तो उसमें वो 11 पॉइंट्स जो हैं वो पूरे हो रहे थे। पाकिस्तान में उन्होंने कहा है कि ये सिस्टम इनसिक्योर है, इसको रिप्लेस करना होगा, इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना होगी। और फ्रांस के हवाले से बताया गया कि उन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया है। ई वोटिंग के हवाले से बड़ा अहम है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, जिसमें तमाम पाकिस्तानियों ने वोट जो है, जो यहां मौजूद है, उन्होंने वोट डालना है। उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है कि इसमें अपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाए। ये बड़ा अहम पॉइंट है। एक जानिब हुकूमत कह रही है जी कि लेजिस्लेशन हो रही है, ऑर्डिनेंस आ गया, आगे जाकर बिल भी पास हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन खुद से ये फैसला कर रहा है कि हम इसमें स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन है और कंपटीशन में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका एतमाद बहुत जरूरी होता है। तो अब सियासी जमातों से मुशावरत की जानिब जाने का फैसला किया है इलेक्शन कमीशन में। इसमें अहम बात यह है, वैसे तो बड़ी अच्छी बात है इलेक्शन कमीशन का। देखें, वैसे तो बड़ी क्या आपने सवाल पूछा? ये इलेक्शन कमीशन का राइट है कि वो दोनों साइड से कंफर्मेशन लेकर फिर आगे स्टेप अहेड हो जा सकती है? अच्छा, असूली तौर पे तो इलेक्शन कमीशन को ये करने में इसमें कोई बुराई नहीं है। बेशक इलेक्शन कमीशन बाउंड है कानून के तहत, जब एक लॉ बन गया है तो बाउंड है। लॉ बनाना हुकूमत का काम है, पार्लियामेंट का काम है कि वो हुकूमत पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन करवाए। हुकूमत ये कर रही है, लेकिन इसमें अब होने क्या जा रहा है? होने इसमें ये जा रहा है, अपोजिशन साफ साफ इनकार कर चुकी है। वो इस मामले पे तो बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे हम बात नहीं करेंगे, इंटरनेट वोटिंग पे बात नहीं करेंगे, और आ जाए किसी और पे करनी है। इस पे इलेक्शन कमीशन जब उनको बिठाएगा तो ये फिर पूरा हुकूमत का जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने का धांधली रोकने के लिए एक प्लान है, मुझे तो ये बेल मुंडे चढ़ती नजर इसलिए नहीं आ रही कि जो ही जाहिर है, देखें इसमें लेजिस्लेशन हो रही है, मामला पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट में जाकर तय होना चाहिए ना। अगर वहां पर हुकूमत बिल लेकर आएगी, ये ऑर्डिनेंस लैप्स करेगा, वहां पर बिल की सूरत में आएगा तो वहां शोर मचेगा, तो अपोजिशन इसको रिजेक्ट करवा दे। इलेक्शन कमीशन हुकूमत की मर्जी के बगैर खुद से ये जो इनिशिएटिव ले रहा है, ये जाहिर हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में रखता है। और इंटरनेट वोटिंग पे तो वो खुलेआम ये कह चुके हैं कि इस पे जो पहले टास्क फोर्स की रिपोर्ट आई थी और अब स्पेनिश फर्म की भी रिपोर्ट आ गई है, और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एलामिया भी ये कहता है कि इसमें ये सिस्टम नादरा का बनाया हुआ सिस्टम आलमी मायार के मुताबिक नहीं है। इसमें ठीक है वो रिपोर्ट आ गई है, लेकिन इसको अपग्रेड करने के हवाले से चीजों को बैठ के इस पे बात की जा सकती है, किया जाए चीजों को। बिल्कुल ठीक बात है। अब बहरहाल एक अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत की जानिब से, इसको आगे प्रोसीड भी, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। जो हमेशा धांधली की जो आवाज़ें हम सुनते हैं उनसे भी बचा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अपोजिशन को इस चीज़ पर जो है वो देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुके हैं, चल आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।